नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, मॉडर्न जमाने में लोग बाग साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म की बात करते हैं और जाहिर है दोनों ने ही चमत्कारी परिणाम दिखाए हैं। अब देखिए, जहां विज्ञान और अध्यात्म की बात हो रही है, क्योंकि ये वास्तु का प्रोग्राम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट से विज्ञान और वास्तु की बात करें। भाई, वास्तु भी तो विज्ञान पर ही आधारित है और फिर वास्तु के साथ बहुत से लोगों की आध्यात्मिक एक रुझान भी है, आध्यात्मिक दिलचस्पी भी है, तो इसको भी समझ लेते हैं उनसे। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है बहुत ही दिलचस्प विषय, जहां मैंने कहा कि एक और तो लोगों को दिलचस्पी रहती है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में, हम वास्तु में बात करेंगे साइंस एंड वास्तु के बारे में। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि वास्तु जो है, वास्तु शास्त्र का जो विषय है, वो बेस्ड ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स। जितने भी अलग अलग तरह के वास्तु के रूल्स हम समझने की कोशिश करते हैं, घर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस में अप्लाई करते हैं, उससे पहले जो बहुत सालों पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, वो ऋषि मुनि साइंटिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने हर व्यक्ति के लाइफ के हिसाब से, ह्यूमन बीइंग के अलग अलग तरह की जीवन की दिनचर्या के हिसाब से उनको सकारात्मक भाव से दिन की शुरुआत हो, पॉजिटिविटी के साथ वो अपना काम कर सके और अपनी लाइफ में वो हेल्थी और खुशहाल रह सके, उसके हिसाब से यूनिवर्स के, प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर सारे वास्तु शास्त्र के नियम को बनाए हैं। विश्वकर्मा जी, जो कि वास्तु के प्रणेता माना जाते हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर यानी कि आर्किटेक्चर, जो घर वगैरह होते हैं, बिजनेस लोकेशन होती है, बिल्डिंग वगैरह होती है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्डिंग को यूनिवर्स के, पृथ्वी के नियम के अनुसार, आसपास में रहते हुए एनर्जी फोर्स के अनुसार, आसपास में रहने वाले एलिमेंट के अनुसार ध्यान में रखकर बिल्डिंग को कैसे बनाना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, विंड डायरेक्शन के हिसाब से विंडो डोर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये सारे वास्तु के रूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति, पर्यावरण और यूनिवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखकर बनाए गए। पल्लवी जी, जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, जिस तरह से आपने वास्तुशास्त्र के रचयिता की भी बात करी, उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और आप उल्लेख करें, थोड़ा और दर्शकों को बताएं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डायरेक्शन से जुड़ी बातें हैं जो हमें मद्देनजर रखते हुए लाभ हो सकता है वास्तु को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने प्लेनेट यानी कि पृथ्वी के ऊपर की। पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की जो एनर्जी है, जो अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पृथ्वी का जो भी आप ग्लोब देखते हो, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इस प्लेनेट पे डेवलप रहने वाले लोग, यानी कि आप और मैं, यहाँ पे रहने वाले इंसान जो कि अलग अलग रिलीजन के साथ जुड़े हैं, अलग अलग तरह के स्वभाव और मिजाज के साथ है, उनके अपने अलग अलग तरह के एजुकेशन लेवल है, शौक है, उनकी लाइफस्टाइल है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ कॉमन चल रही है कि एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी, और उसके ऊपर रहने वाली जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे रहने वाली लाइव चीजें हैं, जो भी अलग अलग तरह की प्रकृति है, ह्यूमन बीइंग है, वो सब यहाँ के प्लेनेट के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तु शास्त्र इस अर्थ के ऊपर आप कहीं पे भी जाके अप्लाई करो, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इस प्रकृति के साथ, इस पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तु जो है वो पर्यावरण का सब्जेक्ट है, वास्तु जो है वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, और जिस तरह से अगर आप इस अर्थ के साथ जुड़े हुए हो तो आप प्रकृति से परे रहकर नहीं रह सकते हो। ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान के शरीर की जो रचना है वो प्रकृति से परे रहकर नहीं रह सकते हो। हमारा जो शरीर है, हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो मर्यादाएं हैं, वो यहाँ पे रहने का लाइसेंस है। हम इस प्रकृति के ऊपर जब रहते हैं तो इंसान के शरीर की रचना और प्रकृति की रचना में सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, और वही रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तुशास्त्र के नियमों के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे रहते हो, तो आप पृथ्वी के ग्लोब के साथ अपनी बॉडी को अगर मैच करते हो, तो पृथ्वी का जो भी ग्लोब होता है, उसका ऊपरी हिस्सा होता है, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, उसका लोअर पार्ट होता है, उसको साउथ पोल बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से इंसान के बॉडी की जो रचना है, उसमें आपके सर का हिस्सा है वो आपका नॉर्थ पोल है, पैरों का हिस्सा है जो साउथ पोल है।
यहाँ से स्लीपिंग पोजीशन से रिलेटेड वास्तुशास्त्र के रूल्स बने। आज आप 2022 में अलग अलग तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हो। उस जमाने जब विश्वकर्मा जी ने वास्तुशास्त्र के बारे में जो अलग अलग रूल्स बनाए, स्लीपिंग पोजीशन के बारे में बताएं, जैसे अभी अभी विकास जी ने कहा कि हमने अलग अलग तरह की बातें इस प्रोग्राम के माध्यम से की, और जहाँ जहाँ इस बात को आसानी से समझने के लिए साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाने की जरूरत पड़ी, वहाँ मैंने हमेशा कहा है कि नॉर्थ से नॉर्थ जब इकट्ठा हो जाता है तब हायर एनर्जी हो जाती है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्थ से नॉर्थ इकट्ठा होने से हायर एनर्जी का मतलब होता है कि एक आदमी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, एंगर में है, और वो कोई भी वजह से किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो सामने वाले को उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, सामने वाले को उस माहौल को बैलेंस करने के लिए, थोड़ी सी शांति करने के लिए या तो किसी न्यूट्रल बंदे को लाना पड़ेगा जो उसको समझाने की, शांत करने की कोशिश करे, या उसके अपोजिट जो भी आदमी खड़ा हुआ है वो अगर उस वक्त शांत हो जाता है तो कुछ हद तक सामने वाले का जो एंगर होता है वो शांत हो जाता है। प्रकृति का रूल्स इंसान की बॉडी की, इंसान के स्वभाव के नियमों के अनुसार सिमिलर काम करता है। अगर आपके कहीं पे भी आपने आग देखी तो आग के लिए, उसको बुझाने के लिए आप रेती का इस्तेमाल करते हो, मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, या पानी का इस्तेमाल करते हो। पानी तो बहुत बाद में आता है, ज्यादातर रेती का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। ठीक उसी तरीके से गुस्से को शांत करने के लिए आपको सामने क्वाइट होना पड़ेगा और थोड़ा सा पीस और हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ और नॉर्थ जब हायर एनर्जी होती है, लेकिन बात है यहाँ पे आपके आराम की। आपने दिन भर काम किया, आपको आराम की जरूरत है, आप थक चुके हो, आपने पूरे दिन भर अपने बॉडी की एनर्जी का इस्तेमाल किया है और अब आप बिल्कुल ही थकान महसूस करते हो। उस कंडीशन में जब आप रिलैक्स हो जाते हो, आपके दिमाग को पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए, ताकि वो दूसरे दिन सुबह में उठ के अपनी एक्टिविटी के लिए अलर्ट हो जाए, तैयार हो जाए, और वो आपके साथ आपकी डेली लाइफ के अंदर, आपके डिसीजन में आपके साथ जुड़ जाए। अब जहाँ पे बात पीस और हार्मनी की होती है, तो नॉर्थ के बजाय अगर आपका सर नॉर्थ पोल के साथ बिलोंग करता है, तो अगर आपके पैरों का हिस्सा साउथ है, तो नॉर्थ में सर रखकर सोने से, लगातार कॉन्स्टेंटली सोने से आदमी को हेल्थ इश्यू होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, डिप्रेशन जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है, वो अपने लिए लगातार नकारात्मक चीजों को सोचता है। जबकि आपके सोने की पोजीशन अगर आप साउथ टू नॉर्थ पर देखे हो, तो जहाँ पे नॉर्थ में यूनिवर्स में मैग्नेटिक फोर्स है, वहां पे आपके पैरों का हिस्सा आ जाता है। जहाँ पे साउथ पोल है, शांति है, वहां पे आप अपने सर को रखते हो और इस तरह की स्लीपिंग डायरेक्शन में लगातार सोते हो। एवरी डे आप सुबह में उठते हो, आप अपने आप को फ्रेश फील करते हो। ईस्ट टू वेस्ट हो सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट हो सकते हो। सिंपल वास्तु के हिसाब से कॉमन प्रिंसिपल ये है कि नॉर्थ में सर रखकर किसी को नहीं सोना चाहिए, और ये बात 5 से 7 हजार साल पुरानी है, आजकल की नहीं है। उस जमाने के अंदर जो भी हमारे विश्वकर्मा जी, जो कि वास्तुशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने स्लीपिंग पोजीशन की बात बताने से पहले साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाते हुए अपनी पूरी बात को एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब हम बात सुनी सुनाई बातों को सुनते हैं, तो काफी बार अपने लिविंग रूम में आराम से एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठकर जब हम ये बात को सुनते, तो हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कोई भी दिशा में सर रखकर सो जाता हूँ, मैं तो हमेशा नॉर्थ में सर रखकर सो जाता हूँ। सही है, लेकिन जब आप हमेशा नॉर्थ में सर रखकर सो जाते हो, सुनर और लेटर उसके बाद उसके जो नेगेटिव इफेक्ट को देखते हो, तब जाके आपको वास्तुशास्त्र के नियमों का एहसास होता है। और अगर आप साइंस के साथ उसको समझने की कोशिश करते हो, तो इमीडिएटली आसानी से समझना आपके लिए बहुत ही इजीली आपके लिए समझना मुमकिन हो जाता है। वास्तु जो है उसमें शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से हर अलग अलग तरह के जो शेप होते हैं, वो अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल का सिंबल माना जाता है। ट्रायंगुलर शेप जो होते हैं, उसको आप फायर एनर्जी का सिंबल मानते हो, जिसके 3 कोने होते हैं, जो कि फायर एनर्जी को सिंबल करता है। स्क्वायर शेप होते हैं, समचौरस बोल सकते हो, स्क्वायर शेप बोल सकते हो। रेक्टेंगुलर शेप जो होते हैं, वो अर्थ एलिमेंट को संबोधित करते हैं, और जिसके सारे शेप इक्वल होते हैं, उसमें एनर्जी का फोर्स, उसका प्रवाह जो होता है, उसको बैलेंस करना आसान हो जाता है, जो कि अर्थ एलिमेंट को संबोधित करता है। ज्यादातर पुराने जमाने से जो भी हमने आज तक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार बिल्डिंग के बारे में सुना हुआ है इतने सालों से, उसमें हमने कॉमन एक चीज को देखा है कि रहने के लिए जब आदमी का घर बनाया जाता है,
रहने के लिए आप अपने लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग, घर, सिंगल फैमिली होम, चाहे आप उसका कोई भी नाम रख दो, लेकिन जो आपका आवास होता है, जो आपके रहने की जगह होती है, उसमें सबसे पावरफुल शेप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को माना जाता है। उसकी वजह यह है कि लंबे अरसे तक अच्छी हेल्थ, अच्छी एनर्जी और चीजों को बैलेंस रखने के लिए ये जो शेप ऑफ द लॉट होते हैं, ये जो शेप द बिल्डिंग होती है, शेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से वास्तु के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने से आप लंबे अरसे तक अपनी लाइफ जो है वो पीस और हार्मनी के साथ रह सकते हो। जिसके लिए इतने सालों से अगर आप देखोगे तो कॉमन जो घर वगैरह के लिए लॉट वगैरह आप चूज करते हो या इंडिया के हिसाब से प्लॉट चूज करते हो, घर की जो बिल्डिंग बनी हुई होती है, चाहे वो वर्टिकल रेक्टेंगुलर हो, हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर हो, लेकिन आम तौर पे मेजॉरिटी शेप रहने के लिए जब घर बनते हैं उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर देखे जाते हैं। ज्यादातर रेक्टेंगुलर होते हैं, स्क्वायर शेप में कई बार बैकयार्ड वगैरह डिजाइन किया जाता है, लेकिन वो दोनों एक ही फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, एक ही अर्थ एलिमेंट का सिंबल होते हैं। और वास्तु के हिसाब से इस तरह के शेप ऑफ द बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, लेकिन इस तरह के शेप जो होते हैं उसको काफी अच्छा और आइडियल माना जाता है। जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से, और खास जो आपने कहा ना कि वास्तु जो है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, नेचर, प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है, और ख़ास तौर पे ज्योमेट्रिकल जो आपने फिगर्स की बात करी, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, लॉट्स की बात हुई, उन तमाम चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया, और लोग बाग उससे जुड़ पा रहे होंगे कि उनके घर के जो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो लॉट के शेप हैं वो अलग अलग एपिसोड्स में आपने समझाया भी है, लेकिन उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट किस तरह से वास्तु से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी जानकारी। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे कि सालों पुरानी, सदियों पुरानी ये जो एक वास्तुशास्त्र की पद्धति है आज के मॉडर्न टाइम में किस तरह से रेलेवेंट है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक लेने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि हजारों साल पुरानी वास्तुशास्त्र की जो पद्धति है, विज्ञान है, उसका आज के मॉडर्न जमाने में किस तरह से रेलेवेंस है, उसको समझने का प्रयास आपसे यहाँ करना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं भारत की बात करता हूँ, ऐसे तो कई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स दुनिया भर में हैं, लेकिन अगर मैं खास इंडिया की बात करता हूँ, दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर जयपुर का हवा महल हो, दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे खूबसूरत मंदिर हैं जहाँ पर अग्निकुंड किधर होना चाहिए, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे पानी के पॉन्ड बनाए जाते थे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी ठंडा रहता था, और ऐसी कई आर्किटेक्चरल खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। उस ज़माने में तो बिजली भी नहीं थी, बनाया जाता था कि सुबह सूर्य उदय हो तो किस तरह से हर खिड़की से रोशनी आए, और अंधेरा हो तो किस तरह से वो भी मेंटेन रहे, डार्कनेस को भी जो है किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती थी कि भी दिया जलाया तो वो डार्कनेस किस तरह से कंट्रोल में रह सकती है। एक आर्किटेक्चरल वे में वास्तु के अनुसार बनाया जाता था। मॉडर्न ज़माने में जहाँ अब स्मार्ट हाउसेस बन रही हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, कितना रेलेवेंट है वास्तुशास्त्र आज, उसके बारे में हमें बताइए। वास्तु को समझने के लिए सिर्फ बेस को समझने की जरूरत है। पंच महाभूतों से इंसान का शरीर बना हुआ है, और प्रकृति की रचना भी पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स का मतलब होता है वाटर, वुड, फायर और एयर। एनर्जी का लेवल, एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी का मतलब होता है एयर यानी कि हवा। इंसान के शरीर की रचना में जो उसका सोल है वो एयर है। इंसान के शरीर की रचना में इंसान के शरीर के अलग अलग तरह के 9 दरवाजे बने हैं। एयर सर्कुलेशन आपके कानों के माध्यम से आपके शरीर के भीतरी हिस्सों में जाता है। आप जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं, तब जाता है।
इंसान की बॉडी की प्रकृति के हिसाब से जो उसका पूरा है, उसके अंदर कुछ खास तरह के प्रभावशाली कलर है, जो कि सूरज के प्रिज्म के अंदर भी वही 7 प्रभावशाली कलर है, जिसकी वजह से कलर के ऊपर आपकी नजर पड़ने के साथ ही आपका बॉडी जो है उस कलर को अपनी चॉइस के हिसाब से, पसंद नापसंद के हिसाब से रिएक्ट करता है। जितनी भी 5 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स है, वाटर, वुड, फायर, अर्थ, एयर, ये सारे तमाम 5 एलिमेंट के हिसाब से इंसान का स्वभाव बनता है। कई बार ड्यूल पर्सनालिटी के लोग होते हैं जिसके अंदर 2 एलिमेंट के प्रभाव एक साथ देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज़ोडिएक साइंस से और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अलग अलग स्वभाव की प्रकृति के बने हुए लोग होते हैं। जब कभी किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस वक्त जिस तरह के एलिमेंट के साथ सूर्य प्रभावशाली कंडीशन में, मून की कंडीशन और डिग्री होती है, उस एलिमेंट के हिसाब से उस व्यक्ति का नेचर बनता है। एक ही फैमिली के साथ, एक ही माता पिता के 2 संतान में कई बार हम ये फर्क देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होता है, उसको आप फायर ग्रुप पर्सनालिटी का व्यक्ति बोल सकते हो, और उन्हीं का दूसरा बच्चा होता है, वो बहुत ही धीर गंभीर मैच्योर, या फिर आप ये कह सकते हो कि शांति प्रवण स्वभाव का होता है। काफी सारी यूनिक चीज दुनिया में देखने को मिलती है। एक ही माता पिता है, एक ही एटमॉस्फेयर है, एक ही फैमिली के साथ वो बच्चा बड़ा पला बड़ा होता है, फिर भी हम देखते हैं कि बच्चों में समानता यानी कि समान स्वभाव के लोग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने परिवार और फैमिली के डिसिप्लिन, मैनर्स और माता पिता के अपने उछेर के अलावा, उनकी परवरिश के अलावा, आसपास के एटमॉस्फेयर में, बच्चे के पैदा होते वक्त के इन्वायरमेंट में, उसके साथ साथ प्रकृति का प्रभाव भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक ही तरह के डिसिप्लिन, एक ही परवरिश के होने के बावजूद भी इंसानों में समानता चीज दिखाई नहीं देती है। बहुत सारी यूनिक बातें हैं। ये सब चीज को समझने के लिए सिंपल वास्तु के प्रिंसिपल को समझते हैं। जब आप किसी भी खुले मैदान में या किसी भी खुले ग्राउंड में खड़े हो जाते हो, तो जो भी अलग अलग तरह की दिशाएं हैं, उसका एनर्जी फोर्स अपने आप समांतर स्तर पे घूमता है। आप किसी भी चीज को ब्लॉक नहीं करते हो। तो उस कंडीशन के अंदर आपको वास्तुशास्त्र के बारे में या उस एनर्जी फोर्स के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से कैसे आप एनर्जी फोर्स को डाइवर्ट करोगे, एनर्जी को कैसे बैलेंस करोगे, उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप खुले ग्राउंड में हो। प्रकृति के अंदर अलग अलग तरह की 4 कार्डिनल दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसको जोड़ती हुई सब कार्डिनल दिशा है, जिसके अंदर कार्डिनल दिशा का कुछ पावर इकट्ठा हो जाता है। वास्तु के हिसाब से हर कार्डिनल दिशा 45 डिग्री की है। ऐसी हमारे पास 4 कार्डिनल दिशा है। दोनों दिशा को जोड़ती हुई उसके साथ साथ सब कार्डिनल दिशा है, जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अलग अलग तरह के 4 कॉर्नर है, हर कॉर्नर के ऊपर सिर्फ एक पावरफुल दिशा है और वो कार्डिनल दिशा है। उसके बाद उसके आसपास का जो माहौल है वो सिर्फ सब कार्डिनल दिशा है। हर दिशा का पावर डिफरेंट है और एक दूसरे के साथ जो विपरीत दिशाएं हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट के साथ बिलोंग करती है। नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, साउथ के अंदर उसका जो एलिमेंट है वो जियोपैथिक एनर्जी है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है, वेस्ट में मेटल एनर्जी है। यानी कि हर कार्डिनल दिशा का अपना एक एनर्जी फोर्स है, पावर है, और ये सब कुछ मिला के एक दूसरे के साथ मिलके साथ साथ चल के इस प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रकृति और यूनिवर्स के लिए ये सभी का होना बहुत जरूरी है। इंसान के शरीर की रचना इसी एलिमेंट का एक हिस्सा है। इसी 5 महाभूतों और इसी पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। जब आप किसी खुले ग्राउंड में जाते हो तो वहां पे एनर्जी फोर्स अपने आप घूमता है, लेकिन वहां पे हमारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि हमें वेदर इश्यू हो जाएंगे, बारिश होगी, वहां पे हमें ठंड लग सकती है, वहां पे तेज धूप हो सकती है। उस सब चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसानों ने एक अपने लिए एक निवास स्थान यानी कि घर बनाना शुरू किया, एक आवास बनाना शुरू किया। यहाँ पे चैलेंज ये हो गया कि जब आप बाहर खड़े हो तो आपको सूर्य की रोशनी मिल रही है, आप सनसेट को अनुभव करते हो, आप अलग अलग तरह के वहां से होने वाले मैग्नेटिक फोर्स के अनुभव करते हो, हर तरह के एलिमेंट का आप हिस्सा बनते हो, क्योंकि वहां पे आप किसी भी चीज को ब्लॉक नहीं करते हो। लेकिन जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार और प्रकृति के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो बिल्डिंग के बनने के बावजूद भी बिल्डिंग में अंदर एंटर हो ही जाते हैं।
उसमें आप कोई भी दीवार बना दो, किसी भी मटेरियल से बना दो, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जिस फिलहाल आप घर में खड़े हो, जिस आप ऑफिस में खड़े रहकर ये प्रोग्राम को सुन रहे हो, वहां पे आप कोई भी मैग्नेटिक कंपास को लेकर खड़े हो जाते हो, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे, तो एग्जैक्टली आपकी उस बिल्डिंग में जहां से मैग्नेटिक फोर्स आता है, एग्जैक्टली उस लेवल पे आपकी छोटी सी मैग्नेटिक निडल घूम जाती है। और अगर किसी वजह से बिल्डिंग सीधी हो लेकिन फोर्स वहां पे थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस में दिखता होगा, तो वह निडल को आप कितनी भी बार घुमाओगे लेकिन वो वहां पे स्टिक रहेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप किसी भी बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पे खड़े हो, लेकिन आपकी उस सारी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की वॉल के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स आपकी बिल्डिंग में आता है। इतनी छोटी सी मैग्नेटिक निडल उससे अट्रैक्ट होती है और वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ जुड़ जाती है, और आपको इस बात का पता चलता है कि यहाँ से आपको नॉर्थ पोल, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जुड़ा हुआ नॉर्थ पोल बना हुआ है, जिसकी वजह से एविएशन में, फ्लाइट वगैरह चलाने में यही मैग्नेटिक कंपास लोगों को हेल्पफुल करता है। इवन नेवी में, या अगर आप समुद्र में, वहां पे भी अगर आप ड्राइव करते हो, आप अपनी योट लेकर जाते हो, तो यही मैग्नेटिक कंपास आपका मार्गदर्शन करता है। जहां पे सिर्फ पानी ही पानी हो, या जहां पे सिर्फ बादल ही बादल और रास्ता दिखाई नहीं देता हो, वहां पे भी यही मैग्नेटिक कंपास आपको रास्ता दिखाता है। ठीक उसी तरीके से आपके घर के अंदर स्ट्रक्चर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि इस प्रकृति का हिस्सा है, आपके हाथों से जो भी सामान गिरता है, आपके घर में बिल्कुल फ्लोर पे जाता है। तो आपने बिल्डिंग बना दी, डबल हाइट घर बना दिया, इतने फ्लोर बना दिए, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके दीवारों को रोक नहीं पाता है। यहाँ पे सिंपल बात यह है कि जिस फोर्स को आप रोकते नहीं और दीवार बनने के बावजूद भी आपके घर में आ जाता है, वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए गॉड गिफ्ट है, वो एनर्जी आपको मिली जाएगी। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो प्रकृति के नियम के अनुसार दीवारों बनने से ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी। अगर किसी के घर में, किसी भी बिजनेस लोकेशन में इस दिशा की वॉल पे कोई विंडो नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, तो सूर्य की जो रोशनी होती है उस मकान में प्रवेश कर नहीं पाएगी। ऐसे टाइम पे, दिन के टाइम पे भी उन लोगों को डे लाइट कम होने की वजह से वहां पे आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसमेंट में आप जाते हो, वहां पे अगर विंडो ना हो, डे लाइट बेसमेंट ना हो और पूरा डार्क प्लेस हो, तो वहां पे आप आज के 21वीं सदी के मॉडर्न जमाने में बहुत ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल करके, यानी कि आर्टिफिशियल रोशनी का इस्तेमाल करके आपको लाइट्स मिलेगी, लेकिन आपके बॉडी को, काम करने वाली डेली एक्टिविटी को, ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी जो सनलाइट की रोशनी जो इम्पोर्टेंट होती है, वो वहां पे ब्लॉक होने की वजह से, लगातार इस तरह से काम करने वाले लोगों को सूर्य की रोशनी कम होने की वजह से वहां पे कोई ना कोई नेगेटिव वास्तु दोष की इफेक्ट को भुगतना पड़ता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रहेगी। We'll be right back after these messages. यहाँ मैं कुछ बात पृथ्वी की भी जरूर करना चाहता हूँ कि कुछ जमीनें इस तरह की होती हैं जिन पर वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उस नजर से क्या कहेंगे और उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है? जहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं, जो शेप ऑफ द लॉर्ड परफेक्ट होता है, उस जमीन और उस जगह का वाइब्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। हर दिशा अगर अपने एलिमेंट के साथ परफेक्ट होती है और वहाँ पे कोई भी शेप ऑफ द लॉर्ड के हिसाब से कोई कॉर्नर कट नहीं होते हैं, जैसे आपके बॉडी में हर तरह के विटामिन्स परफेक्ट मिलते हैं तो आप अपने आप को हेल्थी फील करते हो, ठीक उसी तरीके से जहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्व बैलेंस होते हैं शेप ऑफ द लॉर्ड के माध्यम से, और वहाँ पे हर एलिमेंट रहने वाले लोगों को हर तरह के एनर्जी फोर्स इक्वल मिलता है, वहाँ पे लोगों की लाइफ इजी, शांतिपूर्ण और लंबे अरसे तक सुख समृद्धि पूर्वक रहती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के नियम जो है वो लॉट यानी कि प्लॉट से शुरुआत होती है, जहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी होती है शेप ऑफ द लॉट, डायरेक्शन, जो भी आप जहाँ पे जगह बनाने की कोशिश करते हो, आसपास का रख रखाव जिसमें कुछ खास तरह के कलर्स और इंटीरियर का महत्व होता है, किचन से लेकर हर तरह की चीजों में वास्तु में जो सुनी सुनाई बातों में आप रूल्स एंड रेगुलेशन को सुनते हो, हर चीज के तह में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको साइंस और मैथमेटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाई देंगे। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो,
पल्लवी जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से विषय की तह में जाकर के ये बताया कि किस तरह से वास्तु का विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल हो, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।